अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं, ईरान, अमरीका और इसराइल की जंग जारी है और अभी तक बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ये जंग बहुत जल्द ख़त्म होगी, बल्कि इस हफ्ते जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मजीद जो इसराइल है उसने टारगेट असैसिनेशंस की हैं और उसमें जो इस हफ्ते अली लारेजानी जो खुद अब ईरान ने उसकी तस्दीक भी की है, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे ईरान के, उनकी असैसिनेशन हुई है। उनके साथ फिर उनकी जो बसीज फोर्स है, उनके जो कमांडर हैं, उनकी भी असैसिनेशन हुई है। और इसका मतलब ये है क्योंकि अली लारेजानी वो आप कह सकते थे ईरान के लीडर थे जिन्होंने दुनिया के साथ डील किया, क्योंकि जो आयतोल्ला अली खामेनेई थे वो तो ज़ाहिर है कि अपने जो सुप्रीम लीडर तो थे ही, लेकिन वो ईरान तक ही महदूद रहते थे। लेकिन जो डिप्लोमेसी थी दुनिया के साथ, वो न्यूक्लियर इशू हो, बाकी मामलात हो, तो अली लारेजानी एक लिहाज से ईरान का फेस थे। अब जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला अली खामेनेई, उनकी असैसिनेशन हुई, तो उसके बाद से अगर आप देखें तो जो कुछ रैली भी हुई लास्ट फ्राइडे को, तो वहां पर अली लारेजानी को बाकायदा तौर पर तेहरान में आम पब्लिक के साथ देखा भी गया। और क्योंकि जब जंग एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर ये समझा जा रहा था कि अगर कोई ईरान में किसी से बात हो सकती है, यानी कि अमेरिका बात कर सकता है, तो वो अली लारेजानी ही हैं। लेकिन शहबाज इसराइल ने उनको भी असैसिनेट कर दिया है। इसका मतलब है कि जो इसराइल है वो मेरे ख्याल में इस जंग का जो खात्मा है वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई बातचीत होती तो डिप्लोमेटिक विंडो ओपन होती है। और अगर आपने इतने इन्फ्लुएंशियल एक ऐसे लीडर को जिनको पूरी एक तारीख का भी पता था, पूरा उनको एक बैकग्राउंड भी था, उनका पूरा एक इन्फ्लुएंस था, तो इसराइल इट अपीयर्स के इररिस्पेक्टिव के इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिकी सदर ट्रंप तो परेशान हैं, बेशक वो शो करें ना करें, लेकिन इसराइल है कि कम वक्त में जितनी मर्जी ये जंग जाती है जारी रहे और उसका वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की है उसका तो खमियाजा वो तो उन्होंने क्या पता नहीं भुगतना है या नहीं भुगतना, उनकी आखिरी टर्म है, जो उनकी एज होगी, उन्होंने जो अचीव करना था कर लिया, और जो कुछ अपने साथ वो लेके जाएंगे शायद उन्होंने खुद भी ना सोचा होगा कि ये चीज़ इस तरह जो होगी वो अनफोल्ड होगी। बहरहाल बात आपकी ठीक है, इसराइल इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जंग खत्म हो, बल्कि उसको एस्केलेट कर रहा है। ना सिर्फ अली लारेजानी की हलाकत, बल्कि जो पास की गैस फील्ड्स हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं गैस के, नेचुरल गैस के, जो कतर और ईरान का मुश्तरका है, उसके ऊपर जब हमले किए गए हैं तो उसके बाद एक नई वेव जो है एस्केलेशन की वो शुरू हुई है। और इवन कि कतर को ये कहना पड़ा कि ये डेंजरस और इरिस्पॉन्सिबल मूव थी इसराइल की। और इसे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पहले जो सिलसिला था वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक था, या रिटेलिएशन टू द एक्सटेंट कि जहां से अमेरिकन सॉर्टीज आती थी वहां पे ईरान हमले कर रहा था। अब अगर पास गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ है और उससे पहले जो उनका आइलैंड के ऊपर एक अटैक किया गया था, ऑल्दो उसमें उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, तो ये जो बात है अब 3 हफ्ते से बहुत आगे शायद जाए। हमें नहीं पता कल क्या होता है, कल क्या नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो इसराइल है, जिस तरह आपने कहा, वो हर वो कदम उठा रहा है जिससे जंग खत्म ना हो, और अमेरिका उस दलदल में फंसता जा रहा है जहां पे वो कल निकलना भी चाहे तो शायद उस तरीके से ना निकले। अगर निकलेगा तो इतने उसको डैमेजेस हो चुके होंगे कि उसके लिए एज अ सुपर पावर जो कभी था वो रिकवर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अब इसके अंदर जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है इस हफ्ते की, क्योंकि ये बात जब अमेरिका ने और इसराइल ने ये हमला किया था, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो रीजन पेश की थी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया था कि ईरान को इमीडिएटली इसराइल या अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। जो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई ले मैन भी है, उसको भी पता है कि ईरान इस सूरत हाल के अंदर वो क्यों इस तरह का अटैक करेगा। लेकिन जाहिर है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप है वो अपनी बात पर कायम थे, तो उनके अपने ही एक जो कैंट, जो उनके काउंटर टेररिज्म के चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और गैर मामूली बात, और पहला इस्तीफा है। ज़ाहिर जब जंगें होती हैं तो इस्तीफे भी आते हैं, और जो उन्होंने डिफरेंस बयान किया कि क्यों वो करें, उन्होंने कहा कि उनका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि ये जो जंग हमने शुरू की है इसका कुछ जवाज़ नहीं था। जो तौजीह पेश की गई है कि ईरान की तरफ से अमेरिका को इमीडिएट कोई थ्रेट थी, उन्होंने कहा कि कोई थ्रेट नहीं थी, और ये जंग जो हम लड़ रहे हैं दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ये हम इसराइल के कहने के ऊपर हम लड़ रहे हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने इजरायली लॉबी का भी जिक्र किया है, क्योंकि वैसे तो अक्सर बात होती है इजरायली लॉबी कितनी, ज्यूश लॉबी कितनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। कुछ लोग तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अमेरिका को ज्यूश लॉबी चलाती है, लेकिन इस तरीके से एक ऐसे शख्स का जो एक अहम ओहदे पर फायज रहा हो, उसका बाकायदा तौर पर कहना कि ये जो फैसला ट्रंप का है ये इजरायली और ज्यूश लॉबी के इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने किया, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज क्वाइट बिग। और लेट्स सी, समटाइम ये होता है कि बाकी आवाजें भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से आ रही होती हैं, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आती। अब कोई एक आगाज कर देता है, यू नेवर नो कि
मजीद लोग भी इसमें देखिए, यहूदी बात लॉबी करना जो शुरू है कर वो दें। ना सिर्फ अमेरिका को चला रही है बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी भी कहा जाता है कि यहूदी लॉबी के कंट्रोल में, चाहे वो IMF के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, वर्ल्ड बैंक के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, बाकी जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो कंट्रोल हो, बहुत डीप पेनिट्रेट कर चुकी है ये लॉबी और इसके ऊपर बेताशा किताबें लिखी गई है। ये बात जो है उनके काउंटर टेररिज्म चीफ की कि इस जो फौरी कोई ईरान की तरफ से अमेरिका को थ्रेट नहीं था, अगर ये ऐसा कुछ होता तो कम से कम नेटो एलाइज जो है उसके वो उसके साथ खड़े, तो यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ खड़े। तो उसके साथ की जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की का उनका जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये नेटो की जंग नहीं है, ये नेटो की जंग नहीं है। तो अगर नेटो की जंग नहीं है इसका मतलब कोई थ्रेट नहीं था, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ओमान के अंदर जो ईरान की पोजीशन थी वो ठीक थी और बाकी ममालिक को उस पोजीशन का एहसास था कि इस वक्त इस दफा जो गलत स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे हैं। और ये बात कई दहाइयों से एक ख्वाहिश थी इसराइल की कि वो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल माजी के जो प्रेसिडेंट्स थे वो ज़्यादा सेंसिबल थे, वो उस इसराइली जो प्लान था उसका हिस्सा नहीं बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया इस प्लान का हिस्सा बनने का और उसकी कीमत पूरी दुनिया तो भुगत रही है और पे कर रही है। अब ये जो कॉस्ट है कामरान, ये अमेरिकन हाउस होल्ड के अंदर भी पहुंच चुकी है। गालबन उनकी रिसेंट हिस्ट्री में जो डीजल प्राइस है अमेरिका के अंदर, उसकी जो फी गैलन प्राइस है वो $5 से भी तजावज़ कर चुकी है। जहां पे सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कि वादा था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि वो नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने तोड़ा। दूसरा उनका वादा ये भी था कि वो महंगाई नहीं होने देंगे। तो उनके दोनों जो की उनके प्रोमिसेस थे, जो हार्ड कोर वर्किंग क्लास को जिसने अपील किया था, वो दोनों ने तोड़ दिए प्रोमिस। और इसमें जो एक और जो आपने जिक्र भी किया, जो बड़ी मेरे ख्याल में डेवलपमेंट थी, हमेशा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेटो कहते हैं या अमेरिका और जो यूरोप का एक इत्तेहाद था, वो एक उसी की बेस के ऊपर ये जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा था। लेकिन क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जब दोबारा सदर मुंतखब होकर के आए, वो अपने एडवर्सरीज के लिए उतने मौलिक साबित नहीं हुए जितने अपने इत्तेहादियों के लिए। कभी ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हैं, और अब जब वो खुद फंसे हैं, मसलन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का अगर जिक्र करें, पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बाकी जो ममालिक हैं, उसमें उन्होंने इवन चीन से कहा, 6-7 और ममालिक से, जापान से कहा, ऑस्ट्रेलिया से कहा कि जी आप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए हमारी मदद करें और अपने नेवल शिप्स भेजें। इसी तरीके से नेटो से भी उन्होंने कहा। तो इसमें फिर जो जर्मनी के जो वज़ीर दिफा है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं, इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अगेन ये सवाल किया कि आखिर ट्रंप हमसे क्या लेना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर हम अपने शिप्स भेजते हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो अमेरिका नहीं कर पा रहा और हमसे कह रहे हैं कि हम वो करें। उन्होंने भी इनकार कर दिया है। अब उस पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, अब वो जैसे उनका स्टाइल है, धमकी दी है कि अगर अमेरिका का आपने साथ ना दिया तो मैं आपको फिर निबड़ लूंगा, आपको देख लूंगा। तो बेसिकली उससे क्या हुआ है कि पहले ही एक रप्चर तो था जो नेटो या अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद था, लेकिन इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थे, शायद क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, वो डर के या यूक्रेन की वजह से बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। अब आप कह लें कि उन्होंने डिफाई भी करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो इराक वॉर हुई या अफगानिस्तान वॉर हो, इराक वॉर में भी देखें एक फॉल्स उस पे गए ना, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। टोनी ब्लेयर को फिर बहुत ज्यादा बाद में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन इवन देन एट दैट टाइम अगर वो एक झूठा एक बयानिया घड़ के भी जंग लड़ी थी, तो उसके बावजूद जो अमेरिका था उसने अपने इत्तेहादियों को साथ मिला के वो काम शुरू किया। तो इस केस के अंदर इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने खुद ही कहा है, उनको लगा कि जी हम सब कुछ डील कर लेंगे। अब जब उसका इम्पैक्ट आ रहा है तो अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप हमारी मदद के लिए आए, और जो उनके इत्तेहादी कहते हैं सॉरी ये हमारा मसला नहीं है। देखिए ये तो होना था जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई थी, और इस इस्लामी से शुरू नहीं हुआ था। उनकी प्रेसिडेंसी के जो पहले एक साल वो धमकियों में ही गुजरा है। मैयर इवन के यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से इसके जब उनके खिलाफ फैसले आना शुरू, तो उससे पता लग गया कि पोलिटिकली गलत फैसले ले रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इकोनॉमिकली गलत फैसले ले रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर उनके वन आफ्टर अनदर डिबैकल हो रहे हैं। अगर ये सारी सूरत हाल देखी जाए और फिर आगे जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तब तक पता नहीं दुनिया की क्या एक नई शक्ल बनेगी। बहरहाल जो इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल बन रही है, लगता यह है कि दो ही उनके एक ही इत्तेहादी उनके रह गए हैं, वो वज़ीर आज़म नेतन्याहू, उसके अलावा दुनिया का कोई शायद बड़ा लीडर उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, दूसरी पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें, इस हफ्ते एक और जो डेवलपमेंट हुई कि ये खबर आई कि ज़ाहिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान कहता है कि उन मुल्कों के लिए बंद है जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी हैं, बाकी जो ममालिक हैं उनके लिए तो ऑपरेशनल है। और उसमें हमने देखा, इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ कि एक जो शिप पाकिस्तानी था
उसको आने की इजाज़त दी है ईरान ने। तो ये क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ज़ाहिर है कि बातचीत के जरिए अपने जो इंटरेस्ट ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ना क्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट कामन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बल्कि अगर पाकिस्तान की आपका तो चूंकि ये कोर सब्जेक्ट है डिप्लोमेसी, देखें काफ़ी बेहतर रही है। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जंग बंद हो जाए। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को भी एट द सेम टाइम उनको भी इत्मीनान में रखे हुए है, ईरान के साथ भी उनकी पूरी कोशिश है मामला ठीक रहे। और जो पाकिस्तान का जेस्चर ऐसा है जिसमें किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान ने अमेरिकन जो उनकी इलीगल वॉर अगेंस्ट ईरान है उसको सपोर्ट नहीं किया, और उसका एक बल्कि माजी में भी इस किस्म के इकदाम हुए जहाँ पे पाकिस्तान ने ईरानियन साइड को ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने बैलेंसिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान की इस दफ़ा, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो इजाज़त दी गई, हालांकि एक पीछे एक इतला आई थी शायद इंडिया को भी इस तरह की परमिशन मिली है, गालबन इंडिया को ये परमिशन नहीं मिली। चाइना और पाकिस्तान अभी तक जो नॉन कंट्रीज है, इसके अलावा कुछ पैसिफिक की भी शायद कंट्रीज हैं। इस हफ्ते मेरे ख्याल कुछ शिप्स उन्होंने छोड़े हैं, बट एक चीज़ बड़ी वाजे हो गई है, स्पेसिफिक परमिशंस अपनी जगह पे, ईरान के पास आज भी इतनी सलाहियत है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जितना अर्सा चाहे बंद कर सकते हैं। उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, इसके बावजूद वो खड़े हुए हैं। और उन्होंने जो काउंटर अब अटैक्स हो रहे हैं जो दूसरे ममालिक के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आफ्टर अटैक्स ऑन पार्स फील्ड्स, तो चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं कि कहाँ पे जाके रुकती हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट कि अब जो भी नॉन इरानियन लीडरशिप है उसको एलिमिनेट किया जाएगा, आई डोंट थिंक नियर फ्यूचर में इसका कोई सोल्यूशन नजर आए। और इसके हवाले से मेरे ख्याल में जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी लेंगे, और यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें जौहर सलीम साहब और डॉक्टर तैमूर रहमान ज्वाइन करेंगे और इसी इशू के ऊपर उनसे बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जारी जंग है उससे मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं, और इस वक्त हमें दो पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है। लिंक पर ज्वाइन करेंगे हमें डॉक्टर तैमूर रहमान, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और आगाज़ में जौहर सलीम साहब से करना चाहूँगा, पाकिस्तान के मजे हुए सिफारतकार और सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं। तो जौहर सलीम साहब, मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि इस हफ्ते की एक और जो वैसे तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से जो अली लारेजानी है उनकी असैसिनेशन, और अली लारेजानी के बारे में कहा जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनाई, उसके बाद अगर कोई इन्फ्लुएंशियल ईरान का लीडर था तो वो अली लारेजानी ही थे, और वो दुनिया में ईरान का इसलिए भी फेस थे क्योंकि कई जो न्यूक्लियर अदवार हुए मुज़ाकरात के मगरिब के साथ, तो उसमें अली लारेजानी जो हैं वो वन ऑफ द मेन निगोशिएटर्स थे ईरान के बिहाफ पे। क्वेश्चन ये है कि आखिर जो इसराइल है और अमेरिका भी उसके साथ मिला हुआ है, वो इस तरह की हाई प्रोफाइल असैसिनेशन करके क्या अचीव करना चाहते हैं? जी बिल्कुल कामरान, ये इत्तेफाक की बात ये है कि परसों मैंने एक दो इंटरव्यूज में कहा था कि मुझे भी लग रहा है कि अब नेक्स्ट वेव ऑफ टारगेटेड असैसिनेशन जो है या असैसिनेशन स्ट्राइक्स वो होंगी। और इत्तेफाक ये हुआ कि फिर उसके अगले दिन हमने ये देखा स्ट्राइक्स हुई, और बल्कि आपको पता है आज भी एक स्ट्राइक हुई है जिसमें कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है इस्माइल खतीब इजरायली क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उनको भी असैसिनेट किया है। तो ये जो है मैं तो एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था कि क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि जो है जितनी भी हो सके वो एक ये स्पेशली इजराइलीज ये समझते हैं कि अगर इस रजीम के वो सतूनों को जितने भी गिराएंगे, रिगार्डलेस कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, क्या उनमें कुछ रिफॉर्मिस्ट भी हैं कि नहीं। और अली लारेजानी के बारे में भी ये ख्याल था, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दो बार इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उस तरह से जो है शॉर्टलिस्ट नहीं होने दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज लीनिंग्स। तो लेकिन इजराइलीज की कोशिश ये है कि वो जो बिकॉज अभी जो इस वक्त मुज्तबा खामेनाई जो है वो खासी मुस्तनद इतलात के मुताबिक वो पॉसिबली इंजर्ड हैं और रिकवर कर रहे हैं। तो इस वक्त अली लारेजानी जो है वही ज्यादा ये सारा ईरान का इस वक्त नस्ब संभाले हुए थे एज सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो जाहिर है उनकी कोशिश ये है कि ये रजीम जितना भी इसको वो डेंट कर सकें, और वो ये समझते हैं कि डिस्ट्रप्शन जब वो करते रहेंगे बार बार, उससे दो तीन उनको ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक तो ये है कि जाहिर है कि जब आप एक लीडरशिप का एक लेवल जो है उसको एलिमिनेट करते हैं और फिर नेक्स्ट जो आते हैं उनको कुछ टाइम लगता है सेटल होने में। आपको पता है जंगों में तो वैसे भी लीडरशिप को चेंज नहीं किया जाता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल को या बल्कि रूज़वेल्ट तो 4 टर्म्स उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया, जो कि उससे पहले भी कभी नहीं हुआ था, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप रहे। क्योंकि जंगों के बीच में तो लीडरशिप कुछ बदला नहीं जाता, उससे थोड़ा सा ये ख्याल किया जाता है कि वो वीक होता है जो है वॉर का एफर्ट। तो इसलिए इसराइल की ये कोशिश है, अमेरिकन जो है जाहिर है इसराइल ने उनको भी कन्विंस किया है कि उनका बेस्ट चांस ये है कि ना सिर्फ इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिग्रेड करें
और वो बड़ी एक मुसलसल कैंपेन के जरिए कर रहे हैं। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इनकी 80% 90% कैपेसिटी जो मिसाइल्स लॉन्च करने की है वो भी खत्म कर दिया है। ड्रोन्स को भी जो है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खासा तबाह किया है। फिर उनका जो बाकी मुल्क का कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत डैमेज किया है। अब देखिए वो बासिज की जो है उनकी सारी चौकियों को भी वो चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं। फिर बासिज के जो कमांडर है जनरल सुलेमानी, उनको भी साथ ही असैसिनेट किया गया। तो और अभी ये इंटीरियर या इंटेलिजेंस मिनिस्टर जो है उनको भी, तो बिल्कुल वो ये समझते हैं कि जब, और ये पहले वो थ्रेट भी कर चुके हैं इसराइलीज और अमेरिकन कि जी आप जब लीडरशिप रिप्लेस करते जाएंगे तो हम हमारे लिए नेक्स्ट जो है वो टारगेट होते जाएंगे। और अभी तो उन्होंने $10 मिलियन की आपको पता है बाउंटी भी रखी हुई थी अली लारिजानी के लिए और बाकियों के लिए भी लीडरशिप के लिए। तो इसमें कोई मतलब एटलीस्ट मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था ये। और मैं समझता हूँ कि वो चीज कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे तैमूर रहमान साहब, जी तैमूर रहमान साहब, एक चीज तो अगर पिछले 3 हफ्तों में जो अभी तक एस्टेब्लिश हो गई है कि बावजूद इतने हाई लेवल की वहां पे जो असैसिनेशंस हो रही हैं, जो ईरान की तरफ से हमले हैं वो भी नहीं रुक रहे, तो उनके पास एक सेकंड थर्ड फोर्थ प्लान है। लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट हुई अली लारिजानी की हलाकत के बाद, आप क्या समझते हैं इसके बाद अगर दुनिया ईरान से बात करना चाहे तो कौन सा उनका नेक्स्ट फेस होगा? क्या ईरान के जो वजीर खारजा है वही फेस होंगे या इसके बाद आगे भी ऑप्शंस हैं इन द लीडरशिप के? कल अगर नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं तो ईरान को यह मसला दरपेश नहीं होगा कि कौन बात करेगा दुनिया से? जी, अगर तो दुनिया ने तो बात नहीं करनी ईरान से, सिर्फ 2 ही इस वक्त लोग हैं, मुल्क हैं जो कि ईरान से जिनको बात करने की ज़रूरत है, एक इसराइल और एक अमेरिका। बाकी दुनिया का तो कोई इशू नहीं, बल्कि बाकी दुनिया को जब ट्रंप साहब ने कहा कि भाई आप भी शामिल हो जाएं और स्टेट्स और हॉर्मुज़ खोलने के लिए आप भी हमारी मदद करें, नेटो भी आए, तो बाकी दुनिया ने तो इनकार कर दिया। तो बाकी दुनिया का तो इशू है ही नहीं। अगर ये आपकी बात को है कि एक करके चुन के इसराइल और अमेरिका उन लोगों को एक कत्ल करी जा रहा है जिन लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की भी यही स्टेटमेंट थी कि जी हाँ, हम सोच रहे थे कि एक फलानी क़यादत आ जाएगी, मगर फिर जब हमने मिसाइल स्ट्राइक की तो उनसे हमारी मिसाइल स्ट्राइक से वो भी जो है हलाक हो गए। फिर हमने सोचा था एक और क़यादत है, मगर वो भी हलाक हो गई। अब आप देखें कि प्लान तरीके से वो पूरी की पूरी लीडरशिप को असैसिनेट कर रहे हैं। सो इससे नजर क्या आता है? इससे नजर ये आता है, नतीजा ये अखज़ करना चाहिए कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेगोशिएटिंग। सीधी सी बात है, उनको नेगोशिएशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, खासतौर पे इजराइल को। इजराइल का मंसूबा यही है कि अमेरिका को खींच के जंग में लेके जाया जाए, ईरान पे जंग की जाए और ईरान के अंदर रजीम चेंज लेकर आया जाए, बिल्कुल रजीम को तबाह कर दिया जाए। बेशक यहाँ सिविल वॉर कर दी जाए, कुर्दों को उकसाया जाए कि वो ईरानियन स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाए। जिस तरह सीरिया की रजीम को इन्होंने गिराया था वहाँ सिविल वॉर प्रमोट करके, तो बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि जो शाम में वो ऑलरेडी कर चुके हैं, इजराइल जो शाम में कर चुका है, वो चाह रहे हैं ईरान में भी ये हो, और इसके लिए वो तैयार हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें 2-3 महीने भी लड़ाई करनी पड़े, हम फॉरएवर वॉर भी करनी पड़े, हम चाहते हैं कि ईरानियन रजीम गिर जाए। नेतन्याहू की अपनी स्टेटमेंट्स देखें ना, जो पिछले माजी में आती रही हैं, उनके मुताबिक सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद उनका जो मेन मुखालिफ है वो ईरान है। वो कहते हैं हिजबुल्लाह को भी ईरान सपोर्ट कर रहा है, सीरिया को भी, यानी कि बाथिस सीरिया को भी ईरान सपोर्ट कर रहा था, हूतीस को भी ईरान सपोर्ट कर रहा है, हमास को भी ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो उनके सिक्योरिटी पैराडाइम में उनको यही नजर आता है कि ईरान को अगर हम तबाह बर्बाद कर दें, वहां सिविल वॉर करवा दें, उनकी लीडरशिप डिकैपिटेट कर दें और उस सोसाइटी को बिल्कुल उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दें, उसकी ऑयल फील्ड्स बर्बाद कर दें, बेसिकली उस समाज को बिल्कुल तोड़ दें, तो फिर हम महफूज हो जाएंगे, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी और खाम ख्याली है। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेगोशिएटिंग। और ईरानियंस को भी ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है कि वो उनको कोई नेगोशिएशन से गर्जी कोई नहीं है। अच्छा, आपको याद है 6-8 महीने पहले इसी तरह नेगोशिएशन हो रही थी और एग्रीमेंट रीच होने लगी थी और इजराइल ने बम मार दिए। फिर दोबारा देखें कि फॉरेन मिनिस्टर ओमान ने भी कहा कि ईरान ने तमाम शर्तें मान ली और फिर इन्होंने बम मारे और जंग शुरू कर दी। तो एक्चुअली इजराइल इज नॉट इंटरेस्टेड। आप हमारे साथ रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो नुक्ता बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी अमेरिका हो या इजराइल हो, वो इंटरेस्टेड नहीं है ईरान के साथ बातचीत करने में। लेकिन जौहर साहब, मेरे ख्याल में वो जो बात एक इसके अंदर व्यू ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का कोई ना कोई उनके माइंड में ऐसा प्लान है कि उनको लगता है कि ईरान के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो उनके साथ बातचीत हो सकती है, और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और एक ये जो बताया जा रहा है कि वन आफ्टर दी अदर चुन चुन के जो ईरान की क़यादत को ये एलिमिनेट कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि टिल द टाइम वो उन लोगों तक पहुंच जाएं कि जो ईरान का इक़्तिदार संभाल लें। और वो जो वेनेजुएला वाला मॉडल है कि वहां पर वाइस प्रेसिडेंट तैयार थी और उन्होंने फौरी आके अमेरिका के साथ मुआहदे कर लिए और तमाम मामलात हल हो गए।
डू यू सी कि यहां पर भी कुछ इसी तरह की गेम प्लान हो रही है? क्योंकि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, वो एक सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया। जब उनसे सवाल भी हुआ कि कोई लोग उनके माइंड में हैं, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त रिवील तो नहीं करेंगे। और ईरान ने ये शो भी किया कि रेजिलिएंट तो हैं वो, लेकिन उनके अंदर से भी लोग शायद कहीं ना कहीं गद्दारी वाला एलिमेंट भी तो हमें लगता है यहां पर। तो आपको ये भी कुछ इम्कान नजर आता है कि शायद इन लोगों को एलिमिनेट करने का मकसद ये है कि उन लोगों को ऊपर लाया जाए जिनके साथ इजराइल और अमेरिका कंफर्टेबल हो? जी देखिए, एक डायमेंशन ये हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो ये है ना कि ज़ाहिर रिजीम को वीकन करते जाएं, और जब रिजीम को आप वीकन करते जाते हैं तो उसमें आप ज़ाहिर है कि अब ये फेयर फैक्टर भी बहुत ज्यादा आता जाता है। तो उसमें इस चीज का इम्कान किसी स्टेज पे हो सकता है कि जब ज्यादा वीकन हो जाए तो कुछ ऐसे लोग जो हैं जो तैयार हो जाएं कि चले वो अमेरिकन के साथ हॉबनॉब करने के लिए, या वो अपनी किसी हद तक जो है वो लॉयल्टीज चेंज कर लें। तो बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि वो फिर भी एक आउटसाइड चांस है इस चीज का। जो ज्यादा है वो ये है कि इजरायलीज ये समझते हैं ये बहुत मौका है। देखिए, इजरायलीज 20 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि उनको स्ट्राइक्स करने दें, पहले तो खुद से या फिर अमेरिकन उसके साथ मिले। सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एक के बाद एक जो है वो इनकार करते रहते थे, उनको रोक देते थे उनको भी। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली टर्म में नहीं मानी उनकी बात, दूसरी टर्म में बावजूद, और खैर उस पर मैं कई बार थोड़ी सी कुछ रोशनी भी डाल चुका हूँ कि क्या वजूहत थी जिनकी बिना पे वो ज्यादा परसुएड हुए हैं इस बार। तो वो उनकी बात मानी। तो इसराइल चाहता है कि जब ये मौका मिला है तो फिर उस मौके को पूरा बेनिफिट लिया जाए। ईरान की जो पावर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो कैपेसिटी है, देखिए उन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसका अभी जिक्र किया गया, उसमें हमास और हौतीज और जो है वो सीरिया में जो उनका सपोर्टेड रिजीम था, इराक में भी ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद सारे इन सारों को तो उन्होंने बहुत वीकन कर दिया, काफी डिग्रेड किया। अभी भी देखा आपने कि हिजबुल्लाह को तो अभी वो मजीद और भी कमजोर कर रहे हैं, वो तो उन्होंने कर दिया। अब वो चाहते हैं कि ईरान इटसेल्फ उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा वीकन कर दें कि वो किसी किस्म की पावर प्रोजेक्ट करने के काबिल ना रहे इस रीजन में। तो बिकॉज असल मकसद तो उनका ये है। तो अगर वो उस मकसद के साथ साथ अगर वो वहां पे लेट से उनकी मर्जी के कोई लोग आ जाते हैं इसी रिजीम के अंदर से, क्योंकि बिल्कुल इस रिजीम को चेंज करने तो इतना आसान नहीं होगा, तो वो तो उनके लिए जाहिर है कि दैट वुड बी अ बोनस। लेकिन मेरे ख्याल जो अभी ओवरऑल जो एक एटलीस्ट टेक्टिकल लेवल पे जो उनकी थिंकिंग है वो ये है कि इस रिजीम को बहुत ही ज्यादा वीकन किया जाए, इतनी कैपेसिटी इतनी कम कर दी जाए कि ये उसके बाद कोई प्रॉपर प्रोजेक्शन ना कर सके, किसी किस्म का थ्रेट ना हो। मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट बहुत बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी हिकमत अमली यही है कि उनको कमजोर किया जाए। और डॉक्टर तैमूर रहमान भी कह रहे थे कि उसके लिए शायद लंबी जंग लड़नी पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके जो असरात रीजन के ऊपर और पूरी दुनिया की मैशत के ऊपर और जो ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर हो रहे हैं वो भी एक बहुत अहम सवाल है जिस पर बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं मशरिक वुस्ता में जो जंग जारी है। तो डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, ब्रेक से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे और जौहर सलीम साहब ने भी कहा कि मकसद अमेरिका और इसराइल का खास करके यही है कि इस हद तक ईरान को कमजोर किया जाए ताकि वो अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, अपनी जो पावर प्रोजेक्शन है वो ना कर पाएं। बट इसकी कॉस्ट भी है, क्योंकि ये जो इस वक्त जंग चल रही है, जो जून में भी हमने देखा कि फिर भी उसका किसी हद तक असर तो था लेकिन बहुत कम था। अमेरिका और ज्यादा प्राइमरीली तो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग थी। अब इसमें अगर आप देखें 1 दर्जन से जायद जो ममालिक हैं वो तो बराह रास्त इस जंग की जद में हैं, और फिर जो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, डू यू थिंक कि ये अफोर्ड कर सकते हैं? अब क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका क्या अफोर्ड कर सकता है कि अगर इतनी लंबी ये जंग चलती है और ऑलरेडी इतनी मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी है, तो इस तरह तो प्राइस जो है वो, क्योंकि ईरान का इस वक्त जो हिकमत अमली नजर आ रही है कि चले हम अगर डूब रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि दुनिया को हम किनारे पे लगने देंगे, फिर वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताऊं कि 1973 के ऑयल शॉक्स का आपने सुना होगा, जब अरब इजरायली वॉर हुई थी। तो ये जो इस वक्त ऑयल शॉक लगा है ये उस 1973 या 1979 दोनों ऑयल शॉक से ज्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। इस वक्त जो आलमी मंडी को नुकसान हो रहा है वो इतना शदीद है।
और आप जानते हैं कि उसके नतीजे में ग्लोबल रिसेशन और डिप्रेशन की अब बात हो रही है। और अमेरिका के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इतना बड़ा मसला है कि उन्होंने रूस पे जो सैंक्शन लगाए हुए थे, उनके तेल पे जो सैंक्शन लगाए हुए थे यूक्रेन की जंग के बाद, उन्होंने वो भी हटा दिए और कहा है कि ठीक है जी, अगर यूरोप रूस से तेल खरीदना चाहता है तो हमें कोई मसला नहीं। मजीद ये कि उनको म्यूनिशंस अपनी साउथ कोरिया और पैसिफिक से विड्रॉ करके वो सोच रहे हैं कि हम उनको जो है मिडिल ईस्ट में ले आए, क्योंकि उनकी मिसाइलें और एंटी पेट्रियाटिक मिसाइल और ये वो पेट्रियट मिसाइल वगैरह खत्म हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि चाइना को भी इस चीज को वॉच कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये अपनी आर्मामेंट्स यहां से निकालें तो हम ताइवान और चाइना को दोबारा रीयूनिफिकेशन या कम से कम अपनी फ्लीट जो है मूव इन करेंगे। तो इस वक्त और आपने देखा कि मिस्टर केंट जो हैं, जो कि काउंटर टेररिज्म के चीफ थे अमेरिका की अपनी हुकूमत के, उन्होंने अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर रिजाइन कर दिया। फिर अमेरिका की प्रेस को आप स्टडी करें और देखें कि वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, तो मतलब पीपल आर अप इन आर्म्स इस वक्त अमेरिका के अंदर भी, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो वर्किंग क्लास वोटर थे, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन वर्कर्स ने भी ट्रंप साहब को इसलिए वोट डाला क्योंकि ट्रंप साहब का इलेक्शन का वादा था कि अगर मैं इख्तियार में होता तो ईरान में कभी जंग ना हो रही होती। देखो बाइडेन कितना गलत है, अगर मैं इख्तियार में होता तो मिडिल ईस्ट में कोई वॉर्स ना हो रही थी, मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस हूं। अब प्रेसिडेंट ऑफ पीस ने 8 जंगें शुरू कर दी हैं या 8 मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं और उसके नतीजे में महंगाई बढ़ रही है। तो लोग अब अमेरिका में भी पूछ रहे हैं कि भाई हमने वोट आपको इस वादे पे किया था कि अमेरिका की तरफ आप तवज्जो देंगे और दुनिया में से अमेरिका को विड्रॉ करेंगे, मगर आप तो इसराइल के कहने पे जो है वो चढ़ गए। फिर टकर कार्लसन जैसे लोग जो राइट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि इजराइल के कहने पर आप जो है अटैक करें। फरीद जकरिया जैसे लोग जो बड़े प्रो अमेरिकन पोजीशन लेते हैं वो भी कह रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि और अब मिड टर्म इलेक्शन भी आने लगा अमेरिका के अंदर, सो ही इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत मसले में। फिर मजीद ये कि एप्स्टीन का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था, लोग कह रहे हैं कि ये जंग इसलिए शुरू की गई है एप्स्टीन क्राइसिस से निकलने के लिए। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ ह्यूज लॉस इन लेजिटिमेसी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हथे चढ़ा हुआ एक डेमोलिशन स्क्वाड के। जौहर सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जौहर सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो बात तो ठीक है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा उनको इस वक्त सेटबैक्स लग रहे हैं, लेकिन क्या उनको इस चीज की परवाह है? उनके जो काउंटर टेररिज्म के चीफ का रेजिग्नेशन, आप समझते हैं कि एक वन ऑफ इवेंट होगा या इसके बाद आगे जाके कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, बिकॉज ही इज नॉट केयरिंग एट ऑल? इसमें 3-4 चीजें हैं देखने वाली। एक तो ये जो केंट का जो रेजिग्नेशन है, बिल्कुल उससे पब्लिक ओपिनियन मुतासिर होगा, लेकिन ट्रंप की पहली टर्म में भी उनकी ऑलमोस्ट एंटायर कैबिनेट एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता रिजाइन कर रहे थे सारे, और उन्होंने कोई असर नहीं लिया था। वो तो मेन लोग थे, ये तो एक उसके एक जो है ना उसके एक विंग के जो है ना हेड थे, वो तो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यू नो इवन चीफ ऑफ स्टाफ सारे, वो इस तरह की चीजों का इतना असर नहीं लेते। जहां तक ताल्लुक है उनके पॉलिटिकल कॉस्ट का, तो देखिए इसमें जो है अभी जो लेटेस्ट इसके आए हैं ना सर्वेज, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। 41% लोग जो है वो इसकी हमायत कर रहे हैं और 53% लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं उसमें 80% लोग अभी भी इसकी हमायत कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स में 80% से ज्यादा इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ट्रंप की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अभी वो इस पे जो बटी नहीं है, अभी तक उनको सपोर्ट है, सो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, जहाँ इकोनॉमिक कॉस्ट की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो देखिए 73 वाला जो उसके बाद जो ऑयल शॉक था, उसमें उस वक्त वो 40 पे टच की थी प्राइसेस, $40 पे, जो आज के तकरीबन $200 शायद बनते होंगे, और वो बड़े अरसे तक फिर सस्टेन वो प्राइसेस रही थी। उससे फिर इकोनॉमीज में फर्क पड़ा था। अब अगर ये मतलब उसके लिए तो इस जंग को बहुत ही लंबा चलना होगा कि उस किस्म का इम्पैक्ट आए। अभी जिस तरह जा रही है उसका इकोनॉमिक कॉस्ट है, और वो इत्तेफाक की बात है कि वो इकोनॉमिक कॉस्ट अमेरिका के लिए इतना ज्यादा नहीं है, उनके कुछ एलाइज के लिए है जो ऑयल पे डिपेंडेंट है, वो प्राइसेस ऊपर गई हैं, क्योंकि अमेरिका तो अपना ऑयल जो है, अपनी गैस है उनके पास, वो तो कुछ इम्पोर्ट नहीं करते। अच्छा, इसी तरह जो ज्यादा कॉस्ट है इसका वो खलीजी ममालिक के लिए है, फिर ईरान के लिए खुद है बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ ईरान के लिए इस चीज का इतना ज्यादा कॉस्ट है कि शायद बाकी मुल्कों के लिए भी नहीं है, और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी है जो ऑयल इम्पोर्ट को 80% करते हैं। तो इसलिए वो कॉस्ट जो, ये भी कॉस्ट ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कुछ अर्सा मजीद ले सकते हैं। अच्छा, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में जो है ये, वो इसको प्रॉब्ली अगले 2-3 हफ्ते में इसको शायद रैप अप करना चाहेंगे। उससे पहले वो कोशिश करेंगे कोई स्पेशल ऑपरेशन यहाँ पे करवाएं शायद, जिसका मतलब ये है कि कोई ट्रूप्स जो उनकी वो जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनसे इस चीज पे खासा गौर खोस हो रहा है। उसके लॉजिस्टिक्स इतने आसान नहीं है, लेकिन एक कोशिश हो सकती है कि वो जो न्यूक्लियर मवाद जौहर साहब, आप जो स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहे हैं,
ईरान जो है वो अफगानिस्तान नहीं है, ईरान जो है वो सीरिया भी नहीं है, और ईरान ने ये बात साबित की है पिछले 3 हफ्तों में। तो स्पेशल फोर्सेस का रिस्क कभी भी ले सकते हैं आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप? जी ले सकते हैं बिल्कुल। अगर वो देखें इस तरह की टारगेटेड असैसिनेशन जितनी उन्होंने ईरान में करा दी हैं, उससे भी सबको ये अंदाजा तो हो गया कि उनका कितना इंटेलिजेंस इंग्रेस है। और देखिए ईरान की एयर डिफेंस तो कोई है नहीं, पूरी जो एयर स्पेस है वो तो उनके कंट्रोल में है। वो जो है अभी प्लान इस वक्त भी चल रहे हैं इसके उनके। हो सकता है आखिर में आके वो समझें कि इसका जो है रिस्क ज्यादा है। लेकिन अभी देखें यूएसएस ट्रिपल मूव कर रहा है इस रीजन की तरफ। उसमें वो 2200 वाले उनके स्पेशल जो फोर्सेज हैं, वो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड सोल्जर्स हैं इसी किस्म की चीजों के लिए, तो वो एक ऑप्शन उनके पास है। अगर वो उनको बुलाते हैं तो फिर उनकी कोशिश होगी कि वही जो न्यूक्लियर मवाद है उसको जो है ना इंश्योर करें या सीज करें या उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दें। या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्पेशल फोर्सेस तेहरान पे कुछ साथ ही रहे, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक इस इशू के ऊपर भी डिस्कशन करनी है कि इस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान एक तरफ, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और फिर ओवरऑल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की डिस्ट्रप्शन है या ग्लोबल इकोनॉमी या जो ऑयल की ट्रेड है वो अफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान भी उसकी वजह से उसका असर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर भी। और पाकिस्तान की जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो कितनी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि इसी हफ्ते हमने देखा फिर एक मरतबा जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं इस्हाक़ डार, वो सऊदी अरब गए हैं। एट द सेम टाइम ईरान की तरफ से भी कुछ पाकिस्तान से मुतालिक बयानात आए हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो इस जंग से मुतालिक मशरिक़ वस्ता में जारी है, उसमें अगर आप ओवरऑल देखें तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो तो अभी भी वही है कि हमने कोशिश करनी है कि अपने आप को बच बचा के सारे मामले से निकलना है और जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें किसी हद तक शहबाज हम कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में ट्वीट किया और पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं और पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ इजहार यकजहती किया है। तो इससे कम से कम ये चीज़ भी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में खदशात भी हैं कि हम इस जंग में कहीं पार्टी ना बन जाएं, किसी और के साथ ना मिल जाएं। लेकिन अभी तक, और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो सऊदी अरब है उसके साथ भी हमारी इंगेजमेंट बड़ी रोबस्ट किस्म की है। बल्कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर जो अपने शिप के जरिए जो ऑयल है ताकि पाकिस्तान में शॉर्टेज ना हो वो पाकिस्तान को भिजवाया है। तो इन दैट सेंस हालांकि जंग जो है ये 3 हफ्ते अब पुरानी हो गई है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही ख्याल है कि जितनी ये जंग तूल पकड़ेगी उतना पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मुश्किल होगा एक साइड के ऊपर रहना। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि हम चीज़ों को ठीक तरीके से कामरान अली लाराजानी की अभी जो हलाकत हुई है, ये काफ़ी एक बहुत बड़ा सेटबैक है हर लिहाज से। आपको याद होगा जब नवंबर 2025 में पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो उन्होंने उस वक्त एक उनकी बड़ी स्टेटमेंट मशहूर हुई थी कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एक ब्लैंक चेक है जिसको वो जहाँ चाहे वो इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। तो इस किस्म का एक रिलेशनशिप था। और ये बात ठीक है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो इतनी स्ट्रांग है, उनकी हिरार्की इतनी स्ट्रांग है, उनके बैकअप प्लान्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी जो भी नया लीडर उनको रिप्लेस करेगा उनको वक्त लगेगा कि वो बाकी दुनिया के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है उसको वो बढ़ाएं। जहाँ तक ये बात है कि इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इम्प्लीकेशन डेफिनेटली है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसको सस्टेन किया, किस हद तक गवर्नमेंट सस्टेन कर सकती है चंद घंटों में पता चल जाएगा। क्या मजीद गवर्नमेंट सस्टेन इसको कर सकती है? मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल होगा। IMF के साथ चीज़ें हमारी फंसी हुई है, ऑयल की प्राइसेस का भी मसला है। पिछले हफ्ते जो प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी उसकी कोई 23 अरब रुपए की उनको सब्सिडी देनी पड़ी। ये सब्सिडी हम कब तक दे सकें, कब तक नहीं दे सकेंगे, ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्लियर हो जाएगी। बहरहाल एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, और ये ऐसी मुश्किल सूरत हाल है जिसका माजी में शायद इन द रीसेंट पास्ट, जो अभी हमारे गेस्ट भी बात कर रहे थे, 1973 का जो ऑयल शॉक था वो इससे इतना बड़ा नहीं जितना अब लग गया। तो लेट्स सी चीज़ें कैसे फर्दर अनफोल्ड होती हैं। लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं कि जैसे ये एक आप ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं कि जहां पर आपको सिर्फ बारूदी सुरंगें बिछी हुई नजर आ रही हैं, और कोई भी गलत जो स्टेप लेंगे तो मुमकिन तौर पर आपके लिए वो डिजास्टर्स हो सकता है। तो क्योंकि गुजरते दिन के साथ हर लम्हा जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है, तो इस वक्त हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट जो है वो वॉच कर रहा है। तो पाकिस्तान की भी कोशिश यही है कि सारी वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के जो अपने मफादात हैं उनको ठेस ना पहुंचे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।